आज मैं आपको आपकी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, दो ध्रुवीयता हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दो ध्रुवीयता क्या होती है, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। दो ध्रुवीयता जब हमारे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हमारा पूरे विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो सोवियत संघ और एक साम्यवादी, एक सोवियत और एक साम्यवादी। और इसी के बाद इसको पूर्वी राष्ट्र कहा जाता था और इसको पश्चिमी राष्ट्र। तो जब ये दो ध्रुव में विभाजित हो गया था तो इनका अंत किस तरह से हुआ, और तीसरा भी एक गुट सामने आया। वो तीसरी दुनिया के देश उन्हें कहा गया, वो कौन से थे, तो आज हम इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व बड़ी तेजी से दो ध्रुवों, साम्यवादी ध्रुव और पूंजीवादी ध्रुव में परिवर्तित होता जा रहा था। एक ध्रुव का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे का कौन कर रहा था, साम्यवादी। ठीक है, तो आपस में इनमें भी लड़ाइयाँ होने लगी, विरोध के स्वर उठने लगे। द्वितीय विश्व का क्या अर्थ है, द्वितीय विश्व में क्या आ जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व के देशों की स्थिति के आधार पर उन्हें प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के देश माना जाता है। देखिए, प्रथम विश्व में पूंजीवादी जो ज़्यादा अमीर थे वो देश आते थे, जिसमें सारे विकसित देश थे। विकसित देश में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देश थे। और द्वितीय विश्व में सोवियत संघ के नेतृत्व में निर्मित बने संघ यानी विकासशील राष्ट्र थे, और इसमें पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, यूगोस्लाविया और इसी के साथ चेकोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देश शामिल थे। और देखिए, इन्हीं के साथ एक तीसरा विश्व भी था। तो तीसरे विश्व के अंतर्गत हम लंबी परतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र हुए थे, और इसमें सारे ही स्वतंत्र देश थे जो ना तो इस गुट में गए थे और ना ही इस गुट में गए थे। वो इन दोनों गुटों में ना जाकर उन्होंने अलग ही तीसरा गुट बनाया था कि ना तो हम इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे, हम अपना अलग रहेंगे, ताकि हम इससे भी दोस्ती रखें और इससे भी दोस्ती रखें। तो तृतीय विश्व में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों को शामिल करते हैं जिन्होंने नई नई आज़ादी प्राप्त की। और चतुर्थ विश्व के अंतर्गत हम तेल उत्पादक राज्यों के समूह को, देशों के समूह को शामिल करते हैं जिन्होंने अपनी तेल की शक्ति और तेल के उत्पादन के आधार पर अपने आप को चौथा विश्व बना लिया। सोवियत प्रणाली क्या थी, देखिए, सोवियत प्रणाली से हमारा अभिप्राय शासन की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक दलीय व्यवस्था पर आधारित देशों को प्रमुखता दी जाती है। एक दलीय आधारित देशों को व्यवस्था किस तरह से दी जाती है कि उत्पादन व वितरणों के साधनों पर किसका नियंत्रण था, सरकारी नियंत्रण था। राज्य का मूल उद्देश्य अपने नागरिकों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 1917 की क्रांति के बाद दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप जो है वो दो भागों में बट गया। उसमें यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी ये सारे देश शामिल हो गए थे, और पश्चिमी देशों ने प्रगति करना शुरू कर दिया था। और इस युद्ध के पश्चात शीत युद्ध होने का भय काफ़ी बन गया था। और इसी के साथ देखिए, द्वितीय विश्व के बिखराव के क्या कारण थे कि आपस में इनमें लड़ाइयाँ होने लगी थी। तो वो क्यों होने लगी थी, तो देखिए, वो इसलिए होने लगी थी क्योंकि एक देश दूसरे देश पर बहुत ही ज़्यादा अपना अधिकार करने लगे थे, और वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए थे। तो देखिए, नंबर 1, स्टालिन की आक्रामक नीतियाँ। स्टालिन जो था वो पूंजीवादी देशों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। जायज़ सी बात है, पूंजीवादी में आपके पहले वाले देश अमेरिका वगैरह हो गए, ये साम्यवादी था। तो स्टालिन इस ग्रुप का था, तो वो इन देशों से बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि पश्चिमी देशों ने तो अभी अभी विकास करना शुरू किया है, जबकि पहले ग्रुप का दूसरा
चीन की आकांक्षाएं। चीन देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो चीनी नेता माओ ने अपने कौशल और कार्यकुशलता से शीघ्र ही राष्ट्र के रूप में बदला लेना शुरू कर दिया। एशियाई देशों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसने इस तरह की नीतियां बनाई कि वो पूर्वी देशों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसके बाद है तीसरा आपका देंता युग का आरंभ। देंता युग कौन सा था? देखिए, दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी हॉटलाइन सेवा शुरू हो गई थी, जिसका अमेरिका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था और उनके इस प्रचार को कम करने के लिए, बंद करने के लिए ये बिखराव शुरू हो गया। नंबर 4 थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, कि कई ऐसे देश थे जो ना तो इस ग्रुप में जा रहे थे और ना इसमें, वो अपने अलग ग्रुप बना रहे थे, जिनकी वजह से भी ये सोवियत जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। इसके बाद है पांचवा, सैन्यकरण पर अधिक बल। अमेरिका ने यानी एक ग्रुप ने बहुत ही ज़्यादा सैनिक शक्ति को बढ़ावा दे दिया, जिसकी वजह से जो पश्चिमी देश थे, दूसरा ग्रुप था, वो बहुत ज़्यादा छिड़ गया और आपस में इनमें लड़ाइयाँ होने लगी। नेक्स्ट था 6th पॉइंट, यूरोप में साम्यवाद विरोधी लहर। साम्यवाद विरोधी लहर यूरोप देखो आपका पूर्वी यानी अमेरिका वाले ग्रुप में आता था और जिसकी वजह से वो जब पश्चिम में शक्तियाँ बढ़ी तो पश्चिम की तरफ चला गया, तो यूरोप का साम्यवाद की तरफ जाना भी एक बहुत ही विरोधी लहर को पैदा करता था। उदारवाद का प्रभाव। उदारवाद ने देखो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज़्यादा शक्तिशाली होने के लिए आगे बढ़ने लगा। दयनीय आर्थिक स्थिति। देखिए, जो पश्चिमी देश थे वो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और वो कमज़ोर थी और वो अपना पूंजीवादी देशों की तरह पावरफुल बनना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ गया। गोर्बाचोव की नीतियाँ। गोर्बाचोव ने साम्यवादी देशों पर अपनी ढील शुरू कर दी थी और जिसकी वजह से उसके हाथ से सारे देश फिसल गए। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण। देखो, जर्मनी पहले 3 भागों में विभाजित था, आधा तो एक ग्रुप के पास था और आधा दूसरे ग्रुप के पास था, और अब क्या हुआ कि पूरा जर्मनी एक होकर पश्चिम की तरफ चला गया, जिसकी वजह से पूर्वी वाले उससे छिड़ने लगे। बाल्टिक गणराज्य, छोटे छोटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया का सोवियत संघ में अपनी इच्छा के विरुद्ध विलय के आधार पर ये अलग होने लगे, जिसकी वजह से इनमें फूट पड़ने लगी। इसी तरह से नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व की ना तो इस ग्रुप में कोई एक नेता अच्छा था, ना इस ग्रुप में, आपस में इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी।